हम लोगों का रसायन शास्त्र चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने मतलब रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल भस्म लवण इस सब को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सब था उन सब का हम लोग जिक्र कर लिए थे। अब जो बच गया है वो अगला चैप्टर है, वो है धातु और अधातु। अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बस इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, धातु और अधातु, सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि धातु अधातु कहते किसको है। तो धातु किसको कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उसका गुण जान लो। गुण, देखो किसी भी चीज का परिभाषा ना उसका गुण ही होता है। जैसे अगर मान लो कि हम धातु का परिभाषा देते हैं, तो धातु के गुण के बारे में अगर जिक्र कर दिए मतलब वो उसका परिभाषा हो गया। इंपॉर्टेंट इसमें इसका गुण ही है, क्योंकि गुण से ही उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग धातु के गुण को पढ़ेंगे, फिर अधातु को पढ़ेंगे। तो देखिए, धातु का गुण में पहला जो है वो है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो थोड़ा भौतिक गुण के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, भौतिक गुण जो है ना वो है कि बाहरी कक्षा में, यानी जितना भी धातु होता है उसके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और जिस भी धातु में, ये जिस भी तत्व में कहने का मतलब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम कक्षा में, बाहरी कक्षा में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? धातु। जैसे अगर हम कोई भी धातु का नाम ले लेते हैं, Na भी एक धातु है, सोडियम 2, 8, 1। देखो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये Na क्या है? धातु है। उसी प्रकार अगर एल्युमिनियम का ले ले तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। अब देखो 2, 8 और 3, यानी 8 2 10 3 13। बाहरी कक्षा में कितना? 3, इसीलिए ये सब क्या है? धातु है। ध्यान रखना, इसको बताएंगे मतलब कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जिसमें ये पता चल जाएगा कि कैसे हम किसी भी तत्व का उसके परमाणु संख्या से बाहरी कक्षा को पता कर लेंगे कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे अधिक नहीं। अपवाद में एक हीलियम और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये है अधातु। लेकिन फिर भी इसके बाहरी कक्षा में 1 या 2, काहे कि हाइड्रोजन तो एक एगो परमाणु हेबे करता है इसमें, तो इसलिए इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम आ जाता है 2 नंबर पर, तो इसलिए इसमें 2 हो जाता है। तो मतलब ये इसका अपवाद है। जो ये अपवाद है ये क्या है? अधातु। क्या है ये? अधातु। ध्यान रखना है इसको। तो ये इसमें फंसना नहीं, क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि H क्या है, धातु अधातु या लवण, कुछ भी पूछ दे तो क्या देंगे जवाब? ये अधातु है, ये अधातु होगा। क्योंकि अधातु इसलिए होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंत में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपवाद में आ जाता है। जबकि हम लोगों को पता है कि धातु के अंत में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, अगला गुण जो है ना वो है विद्युत धनात्मक गुण। विद्युत धनात्मक गुण किसको कहते हैं? तो कोई भी तत्व जब आसानी से मतलब बदल जाए धनात्मक में, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मान लो कि अधिक किसी के पास है तो वो अगर दान दे दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक गुण। यानी वो धनी हो जाए, धनी रहता है इसीलिए दान कर देता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम ले ले सोडियम को, तो देखो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक तत्व चाहता है हम अस्थाई प्राप्त कर ले, अस्थाई हो जाए, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये बाहर दे देता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जब ये दे दिया तो ये बन जाता है क्या? Na+। यानी पहले था इसके पास इलेक्ट्रॉन 2, 8, 1, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा मात्र 2 और 8, यानी 1 तो दे दिया, जिस वजह से ये क्या बन गया? धनात्मक गुण वाला, यानी विद्युत धनात्मक गुण, जिसको हम लोग धनायन बोलते हैं। धनायन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जितना भी धातु होता है उसमें कौन सा गुण होता है? विद्युत धनात्मक गुण। ध्यान रखना है इसको कि किसी भी धातु में जो त्याग करने की क्षमता होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, वही क्या कहलाता है? उसका विद्युत धनात्मक गुण। अब देखो, अगला पॉइंट है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब कि धातु को कितना भी हम पीटेंगे ना तो उसको हम चादरों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसको पीटने पर वो टूटता फूटता नहीं है, बल्कि वो चादरों के रूप में क्या होता है?
परिवर्तित हो जाता है। यही उसका क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता गुण। यानी वो टूटता फूटता नहीं, जैसे चदरा सब मिलता है ना, वो क्या रहता है, वो तो धातु का ही रहता है ना। अगर वो अधातु होता तो चूर चूर होता, तो बनवे नहीं करता। जिसमें सबसे अधिक एजी और एयू, यानी एजी मतलब सिल्वर मतलब चांदी, एयू मतलब सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये संकेत सब याद रखना। ये सर्वाधिक मतलब फैलता है, ये बहुत अधिक फैलता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब देखो इसका एक तन्यता गुण है। तन्यता मतलब खींचना, कि हम किसी भी धातु को खींच कर ना बड़े बड़े तारों में, बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा तारों में उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखो अगर 1 ग्राम सोना को अगर हम खींचेंगे ना तो 200 किलोमीटर तक हम खींच सकते हैं उसको, इतना खींचाता है, सबसे अधिक हुआ। एजी यानी क्या बोलते सिल्वर चांदी, 100 ग्राम चांदी को अगर खींचेंगे ना तो 200 मीटर तक, कितना मीटर, 200 मीटर, इसको कितना 200 किलोमीटर। तो इसमें देखते हो सोना मतलब सब सर्वाधिक है तन्यता गुण में, तो इसको ध्यान रखना। अब इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करेंगे, तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक यानी धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो देखो उच्च रे सबके समझ में नहीं अब एक बेर ये रे दुर्गानंद रे, देखो तो धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च मतलब उसका द्रव्यनांक मतलब क्या है कि कोई भी धातु कब पिघलना स्टार्ट कर देगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी धातु अगर पिघलना स्टार्ट कर देता है ना, उसी न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यनांक। और जब क्वथन करने लगता है यानी उबलने लगता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक। तो ये दोनों हाई होता है किसका, धातु का। लेकिन अपवाद में 2 ठो धातु है, सोडियम और पोटेशियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, ये अपवाद है जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होता है, यानी कम ही ताप पर यह पिघल जाता है और कम ही ताप पर यह उबलने लगता है, ध्यान रखना है इसको। अगला पॉइंट है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक, यानी धातु क्या होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यानी इससे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ये कोई धातु हुआ तो यहाँ पर अगर करंट लगाएंगे तो इस साइड भी करंट जाएगा, यहाँ अगर गर्म हो जाएगा तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब देखो जिसमें सर्वाधिक सुचालक एजी मतलब चांदी, सिल्वर जो होता है ना वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। और सबसे कम पीबी, सीसा जिसको बोलते हैं लेड, सबसे कम मतलब उसमें नहीं के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब देखो एक अधातु है, अपवाद में एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का भी सुचालक होता है। तो अपवाद में याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो धातु में चमक होता है जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातु कठोर होता है कमरे के ताप पर, उसमें उसको पीटेंगे ना तो ध्वनि उत्पन्न होगा जिसको धातुई ध्वनि कहते हैं। ये सब ध्यान रखना। देखो कमरे के ताप पर वैसे तो सभी धातु क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन अपवाद में एक पारा है जिसको Hg कहते हैं संकेत में। अपवाद में एक पारा धातु है जो द्रव रूप में कमरे के ताप पर रहता है। कमरे का तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं कमरे का तापमान। तो इसमें देखो द्रव जो पारा है ना, अरे थर्मामीटर में रहता है ना, उसी वही रहता है पारा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अब आगे देखते। देखो अगर उसके घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व उसका क्या रहेगा, उच्च। जब द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च है मतलब उसका घनत्व उच्च है। घनत्व उच्च रहेगा तभी वो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होगा। घनत्व मतलब क्या, उसके एक छोटे से पार्ट में कितने परमाणु है, यानी कितना वो गठ बांधा हुआ है, कितना जोर से बंधा हुआ है, जिसको तोड़ने में अधिक उष्मा अधिक जरूरत पड़ता है, कहने का मतलब। इसीलिए इसका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। ये पागल रे तो अगर समझ नहीं आबो एक बार, तो अगर समझ नहीं आबो एक बार के घसे घसे टक्के भी छल गई रे, कतई छड़ा रे तू अतया अतया तू अतया
तोरा जब हम कहने चले कि नहीं बिछबे को जल समर टोकरा एकटा के चूई सब जे निकललो ना तो भगा देबो अखुनते भगा देबो से कह दे छियो चुपचाप बैठल जब तक नहीं आबो दीदी तब तक याद करते बैठ के हल्ला गुल्ला करते। अब देखो रासायनिक गुण इसका थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इतना जो था ना वो सब क्या था, भौतिक गुण, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। अब रासायनिक गुण में तुमको कभी कभी पूछ देता है, समीकरण भी पूछ देता है कभी कभी लिखने के लिए, तो इसको भी ध्यान रखना। अब देखो जो इसका पहला रासायनिक गुण है वो है कि जब धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है, जब धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है, यानी धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, भास्मिक रहता है। वो बताए थे अम्ल भस्म में भी, वहां भी इसको अच्छे से समझाए थे। अब देखो जैसे देखो सोडियम धातु है, इसको ऑक्सीजन से संयोग कराए थे, क्या बना 2Na2 सोडियम ऑक्साइड। यानी धातु का ऑक्साइड मतलब क्या, धातु का नाम दे दो ऑक्साइड जोड़ दो, तो धातु का नाम क्या, सोडियम का ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड। देखते हो एग्जाम्पल से समझो, ये सब याद रखो। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाता है जो भास्मिक रूप रहता है। यही धातु का ऑक्साइड को हम किसी अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे ना तो लवण और जल बन जाएगा, क्योंकि ये भास्मिक प्रवृत्ति का है, भास्मिक वाला गुण है, बताए थे हम भस्म में। अब एक है अगला, देखो पॉइंट है एक ठो द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये होता है जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाता है। जिसमें क्या होता है, अम्ल प्लस भस्म यानी दोनों का गुण पाया जाएगा, तो उस प्रकार के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड। देखो जैसे Al2O3, तो ये तो देखो Al क्या है, धातु है ना, ऑक्सीजन साथ में तो धातु का ऑक्साइड हुआ, तो ये इसमें दोनों प्रकार का गुण है, यानी द्विधर्मी गुण है इसमें, अम्ल और भस्म दोनों का। ठीक उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड, उसमें भी दोनों है, लेड ऑक्साइड, इसमें भी दोनों गुण है, यानी ऐसा ऐसा बहुत सारा है। तो इस सब में क्या रहता है, द्विधर्मी ऑक्साइड। तो पूछ देगा द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो ऐसा धातु का ऑक्साइड जिसमें भस्म और अम्ल दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विधर्मी ऑक्साइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला आप देखते हैं। अगला देखो, धातु जल से अभिक्रिया करके, धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो यहाँ पर सोडियम को जब हम जल से अभिक्रिया कराए तो सोडियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धातु जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। अगला देखो धातु अम्ल से, पीछे वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। इसको तो बहुत अच्छे से जाने। जैसे मैग्नीशियम धातु है, अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो अगला एक पॉइंट है जो बहुत बार पूछा भी, अम्लराज। अम्लराज या एक्वारेजिया, एक ही नाम है दोनों का। देखो ये अम्लराज या एक्वारेजिया होता है ना, जैसे देखो सोना सब जो है ना, ये सब बहुत कम क्रियाशील होता है, जिस वजह से वो अम्ल में घुलता ही नहीं रहता है जल्दी। तो इसलिए दो अम्ल मिलाया जाता है इसमें। कितना अम्ल, दो अम्ल, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग रहता है उसमें और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग रहता है। इसीलिए एक्वारेजिया में अगर पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो 3:1। क्या कहेंगे, 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जो बहुत ही इन दोनों का मिश्रण अब हो गया ना, दोनों खतरनाक होता है, दोनों का मिश्रण बहुत ही हानिकारक, बहुत ही संक्षारक होता है। अब इसमें जो सोना चांदी देगा ना तो उसका सीधा परत साफ, जैसे साफ करने वाला सब आएगा ना तो ले लेगा एकदम रगड़ रगड़ के पूरे क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। मतलब उसका जो ऊपरी परत रहता है ना वो उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, जिससे वो क्या लगता है, चमकने लगता है। लेकिन बहुत सारा सोना चांदी उसमें से गायब हो जाता है, मतलब परत गायब हो जाता है। तो ध्यान रखना है, एक्वारेजिया अम्लराज किसको कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहेंगे हम, अम्लराज या एक्वारेजिया। जो हाइड्रोक्लोरिक 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 ही भाग रहता है, यानी 3:1 के अनुपात में रहता है, इसको ध्यान रखना। अब देखो एक सक्रियता श्रेणी है, यानी क्रियाशीलता श्रेणी जिसको कहते हैं कि कौन सा तत्व सर्वाधिक क्रियाशील होता है, कौन सा तत्व
कम क्रियाशील होता है। तो वो चीज याद रखना तुम लोग। देखो वैसे तो सर्वाधिक क्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम होता है कि नहीं, और सबसे कम क्रियाशील होता है Au, मतलब सोना, जो घुलता नहीं। वही अभी है ना बताया कि घुलवे नहीं करते रहता है अम्ल में, तो इसीलिए ऐसा बनाना पड़ता है। तो इसको देखो ये बुक में भी है, इसको देख लेना अच्छे से, याद रखना कौन किससे कम है, क्योंकि पूछ देता रहे। अब 2-4 ठो नाम दे देगा, बोलेगा पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम, सोडियम, इस चारों में से बताइए सर्वाधिक कौन। बोलेगा कि इसको क्रम में लिखिए, तो याद रहेगा तब ना क्रम में लिखोगे सर्वाधिक कौन। इसको याद रखना। देखो ये बहुते है, लगभग 15-16 है जो दिया हुआ है बुक में, देख लेना उसको, ठीक है। उसको याद भी कर लेना अच्छे से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानेंगे अधातु का गुण, ठीक है।